हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संस्कृत टॉपिक को देखेंगे। इस क्लास में तो दोस्तों वर्णमाला के संस्कृत में वर्णमाला के जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, वो सब इस क्लास में कवर कराया गया है। वर्णमाला से जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, चाहे बने हैं चाहे बनेंगे, वो सभी दोस्तों क्वेश्चन इस क्लास में आप लोग को क्लियर कराया जाएगा। आप लोग बने वीडियो क्लास तक, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट को। तो दोस्तों वर्णमाला में हम लोग वर्णमाला एग्जाम फैक्ट को देखेंगे। सभी जितने भी एग्जाम में फैक्ट हो जाता है वर्णमाला से, वो सभी दोस्तों देखेंगे। संस्कृत वर्णमाला हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, टॉपिक फर्स्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संस्कृत वर्णमाला दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। और पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, कह रहा है और तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 व्यंजन स्वर होते हैं और संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं और 4 आयोगवाह होते हैं, ठीक है। आप लोग इसे पढ़े होंगे या तो आगे बताया जाएगा पूरा डिफली से। तो आप लोग इतना जान गए होंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं और संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं और 4 आयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऐसे कुल अक्षरों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कुल 50 वर्ण है, ठीक है। कितने वर्ण है कुल? तो ऐसे कुल अक्षरों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 50 वर्ण हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग संस्कृत में देखेंगे इसी चीज़ को। तो दोस्तों स्वर को क्या कहा जाता है? तो स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो व्यंजन को संस्कृत में दोस्तों हल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक विधिवत आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्वर स्वर मतलब स्वर अच को कहा जाता है और इसका देखा जाएगा तो स्वतो राजते इति स्वर, ठीक है। यहाँ पे अच आप लोग देख पा रहे हैं, यानी स्वर 13 होते हैं, हल मानी व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। आयोगा यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन को क्या कहता है संस्कृत में? तो व्यंजन को संस्कृत में दोस्तों हल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का PDF द्वारा आप लोग को पूरी क्लास पढ़ाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग स्वर को पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर क्या है। तो स्वर जो है वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। स्वर में जो स्वर होते हैं ये किसी वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 13 स्वर इस प्रकार हैं। कौन कौन? तो अ आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए री बड़ी री री ए ओ ए औ, ये जो है इन्हें मिलाकर 13 वर्ण पूरा हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देखेंगे सामान्य स्वर अगर पूछे तो अ आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये सामान्य स्वर हो गए, ठीक है। अगर पूछे मिश्रित स्वर कौन कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मिश्रित स्वर ए ऐ ओ औ री री, ये जो है कि किसी न किसी शब्द का सहारा लेकर बने हैं, इसलिए इनको मिश्रित कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर भी आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर कुछ पूछे क्वेश्चन में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अगर ऐसे कंपटीशन में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप हमेशा 9 मारेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या दोस्तों 9 होती है। अगर ऑप्शन में 13 दिया भी है और 9 भी दिया है, ठीक है, तो आप किसे ट्रिक करेंगे? अगर ऑप्शन में 9 है तो आप 9 को ट्रिक करेंगे, 13 को नहीं ट्रिक करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तब आप 13 ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। आप लोग भी पढ़ने के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मारिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों अगर पूछ दे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो संयुक्त स्वर यानी मिश्रित स्वर किसे कहते हैं या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर में दोस्तों ए आई ओ औ, इन्हें ही संयुक्त स्वर कहता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर पूछ दे कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे ए आई ओ औ, यही है संयुक्त स्वर। तो उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से हम लोग स्वरों को विस्तारपूर्वक देखेंगे। स्वरों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया स्वरों को? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम लोग देख के चलते हैं, फिर आगे प्लुत स्वर को देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में दोस्तों ये संख्या ह्रस्व स्वरों की कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों 5 होती है। कौन कौन? तो अ, ई, उ, री, री, ये दोस्तों जो 5 अक्षर होते हैं इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? तो दोस्तों इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ह्रस्व स्वर आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7 यानी 7, ठीक है। कौन कौन है 7? तो दोस्तों आ, बड़ी, बड़ाऊं, री, ए, ओ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 7 स्वर जो है आ, बड़ी, बड़ाऊं, री, ए, ओ, ये दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? तो 7 इनकी संख्या है। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आएगा होगा। आइए हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लुत स्वर, ठीक है। ये प्लुत स्वर है और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो प्लुत स्वरों की संख्या होती है 1। कौन कौन दोस्तों? तो प्लुत स्वर अगर देखा जाए तो प्लुत स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्लुत स्वर जो ये निशान होता है दोस्तों इसे ही प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप ओम लिख रहे हैं ऐसे करके ओम, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लुत स्वर की तरह से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को प्लुत संख्या या प्लुत स्वर समझ में आएगा होगा। तो दोस्तों प्लुत स्वर ऐसे बनाया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग स्वर में सम्मिश्र स्वर और विपरीत स्वर को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये स्वर का ही टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सम्मिश्र स्वर और विपरीत स्वर को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग में दिया है सम्मिश्र स्वर, ठीक है। तो आइए हम लोग विस्तार से इसे देखते हैं सम्मिश्र स्वर क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सम्मिश्र स्वर को कि सम्मिश्र स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है और ये इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। कौन कौन? तो छोटी, बड़ी, बड़ाऊँ, छोटी, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ, ये दोस्तों सम्मिश्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सम्मिश्र स्वर आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग विपरीत स्वर को देखेंगे। सम्मिश्र स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं विपरीत स्वर को, ठीक है। तो दोस्तों विपरीत स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों विपरीत स्वर के बारे में देखते हैं। विपरीत स्वर के दोस्तों उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, ठीक है। विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार जो होता है वो पूरा खुला होता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। कौन कौन है? तो आ और आंगन वाला आ जो होता है वो दोस्तों ये इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो विपरीत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कौन कौन 2 होती हैं। तो एक आ होता है और एक आंगन वाला आ होता है, ठीक है। ये दोस्तों विपरीत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ देखिए अर्ध विपरीत स्वर किसे कहता है, तो दोस्तों अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत क्या कहता है ये देखिए। तो कह रहे हैं अर्ध विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है। आधा खुला मतलब आधा खुला होता है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और विपरीत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन? तो अ, ए, औ और आ, ये चारों दोस्तों अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा भी वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह की क्लास आप लोग को डेली बाय डेली फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग स्वरों के बारे में पढ़े, अब यहाँ से हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन टॉपिक को। कह रहा है व्यंजनों का विभाजन, ठीक है। यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं व्यंजनों का विभाजन चैप्टर को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कंठ से आने वाले वर्ण, ठीक है। टॉपिक 1 में व्यंजनों का विभाजन में टॉपिक 1 हम लोग देखेंगे। तो इसमें है दोस्तों कंठ से आने वाले वर्ण, यानी कंठ से जो आने वाले वर्ण हैं उन्हें दोस्तों कंठ कहा जाता है, कंठव्य, ठीक है। कंठ से आने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं।
इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क ख ग घ, ये जो चारों वर्ण हैं दोस्तों ये कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें कंठ व्यंजन कहता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों कंठस्थ व्यंजन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरी टॉपिक देखते हैं, तालव्य व्यंजन को। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे तालव्य व्यंजन देख पा रहे होंगे। और दोस्तों तालव्य व्यंजन कहते किसे हैं, आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि तालों की मदद से होने वाले, तालु की मदद से बोले जाने वाले, चाहे तालु की मदद से उच्चारण करने वाले व्यंजन को हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तालु की मदद से होने वाले उच्चारण को हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं। और तालव्य व्यंजन का उदाहरण अगर आप लोग को देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, च छ ज ज ये जो होते हैं दोस्तों, ये आप बोल के देखिए, च छ ज झ ज जितने बार भी बोलेंगे वो जीभ का जो है ऊपरी हिस्सा तालु को टच करेगा। ठीक है, इसलिए इसको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क ख ग घ अंगा अगर बोलेंगे आप, यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे अगर क ख ग घ अंगा बोल रहे हैं तो ये कंठ के द्वारा बोला था। ठीक है, बोलिए क ख ग, जैसे लगा कि आप गले से बोल रहे हैं। ठीक है, तो कंठ के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इसे कंठस्थ व्यंजन कहा था। ठीक है, और इसे जो है तालव्य व्यंजन को तालु के द्वारा बोला जाता है। तालव्य व्यंजन च छ यहाँ को जब भी बोलेंगे आप तो तालु में टच होगा जीभ। ठीक है, इसलिए इसको तालव्य व्यंजन कहा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, कंठस्थ और तालव्य। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मूर्धा व्यंजन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग तीसरी टॉपिक मूर्धा व्यंजन को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मूर्धा व्यंजन के हेडिंग को। कह रहा है मूर्धा व्यंजन में कि मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान होने वाला उच्चारण मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर का जो स्थान होता है दोस्तों, उसे ही मूर्धा कहा जाता है या मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो दोस्तों जी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मूर्धा कंठ के थोड़े से ऊपर का स्थान होने वाला उच्चारण जो है वो मूर्धन्य कहलाता है। उसका उदाहरण है इसका ट ठ ड ढ ड जो होता है दोस्तों, ये मूर्धा के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण है। ठीक है, आप लोग जब भी बोलेंगे ट ठ ड ढ तो जीभ का जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ट, मतलब जीभ जो है मुड़ के और मूर्धा को टच करेगी। ठीक है, तो दोस्तों उसे ही मूर्धा कहा जाता है। जहाँ पे ट बोलने में टच कर रहा है उसे मूर्धा कहा जाता है। तो दोस्तों ये मूर्धा के द्वारा बोला है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को मूर्धा समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथी टॉपिक को देखते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे चौथे टॉपिक में दे रहे हैं दंत व्यंजन। ठीक है, तो दंतव्य व्यंजन किसे कहता है दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण को दंतव्य व्यंजन कहता है। ठीक है, किसकी मदद से? तो दांत की मदद से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उसे ही दोस्तों दंतव्य व्यंजन कहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे त थ द ध न, यानी तो जब भी बोलेंगे आप तो दांत को टच करेगा, थ भी बोलेंगे तो वही कार्य होगा, द भी बोलेंगे तो दांत को टच करेगा। ऐसे तो थ द न जो भी वर्ण हैं इनको जब भी बोलेंगे आप तो दंत को टच करेगा, दांत को टच करेगा। ठीक है, इसीलिए इनको दंतव्य व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को पूरा समझ में आएगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह का दोस्तों आप लोग को डेली बाय डेली क्लास कराया जाएगा, जो भी क्लास होगा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग देख लेते हैं टॉपिक, पाँचवें टॉपिक को देख लेते हैं। तो दोस्तों पाँचवें टॉपिक में आप लोग यहाँ पे देखेंगे ओष्ठ व्यंजन को। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं ओष्ठ व्यंजन को। तो दोस्तों ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों ओष्ठ व्यंजन उसे कहते हैं जो ओष्ठ के द्वारा बिना ओष्ठ के उच्चारण न हो, यानी ओष्ठ के बिना टच किए नहीं बोल पाए हैं। जैसे प बोलेंगे आप तो ओष्ठ को टच करेगा। ठीक है, फ बोलेंगे तो ओठ को टच करेगा। ठीक है, तो यानी ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण को दोस्तों ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे प बोलिए आप, देखिए ओठ को टच करेगा। इसलिए दोस्तों जब ओठ को टच कर रहा है बोलने पे, इसलिए इन लोगों को ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, प फ व म जितने भी ये पांचों अक्षर हैं दोस्तों, ये सभी ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वो टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसको इकट्ठा एक जगह इसको देख लेते हैं। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो क ख ग घ अंग दोस्तों कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग भी इन लोगों को कहा जाता है। ठीक है,
क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? तो क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, ठीक है। तालाबे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो तालाबी व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग आता है पूरा, यानी च छ ज झ यहाँ, ये तालाबी व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन यानी ट वर्ग, तो ट वर्ग के अंतर्गत या मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ट ठ ड ढ ढ जो होता है ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन को दोस्तों त वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो त थ द ध न जो होते हैं इनको दंतव्य व्यंजन भी कहा जाता है और त वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अयोगवाह को, ठीक है। क्या होता है अयोगवाह? तो दोस्तों स्वर और व्यंजन के अलावा जो दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग होते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। ये जो दोनों टॉपिक हैं इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है, इनको अयोगवाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आएगा होगा। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया। अनुस्वार मतलब जैसे अंक का मात्रा होता है इसे अनुस्वार कहता है, और विसर्ग का मतलब दोस्तों ये जो दो बिंदी होती हैं इसे विसर्ग कहता है, ठीक है। अह में जो लगता है दो बिंदी इसे विसर्ग कहता है, ठीक है। और दोस्तों जीवामूली कौन कौन होते हैं? तो जीवामूली के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीवामूली किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर क के साथ ये चिन्ह लग जाए तो इसे जिह्वामूली कहते हैं, ठीक है। क ख के साथ अगर ये चिन्ह लग जा रहा है तो आप इसे जिह्वामूली कहेंगे, ठीक है। देखिए इसे, ये जिह्वामूली हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे प और फ के साथ लग जाए, अगर यही चीज़ दोस्तों प और फ के साथ लगे तो दोस्तों इसे उपपद्यमानीय नाम कहते हैं, ठीक है। अगर उपपद्यमानीय नाम कहे तो दोस्तों ऐसे रहेगा। अगर जिह्वामूली पूछे तो क के साथ अगर यही चिन्ह लग जा रहा है तो वो उसे जिह्वामूली कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक अंतस्थ व्यंजन को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसे कह रहा है य व र और ल, ये विशिष्ट वर्ण हैं क्योंकि स्वर व्यंजन स्वरों से बने हुए हैं, स्वर जन्य से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर य बोलेंगे तो लग रहा है अंदर से, अंदर की तरफ आवाज़ आ रही है, य अंदर की तरफ आवाज़ खींच रहे हैं, र वही बोल रहे हैं तो लग रहा है अंदर की तरफ आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों जब अंदर से इसको बोला जाता है इसीलिए इसको, इस पूरे टॉपिक को दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहता है, ठीक है। अंदर से बोले जाने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहता है। और कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत? तो य, र, ल और व इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अंतस्थ व्यंजन आप लोग को समझ में आएगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से अगली टॉपिक देखेंगे हम लोग ऊष्म व्यंजन को, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन इनके अलावा जैसे स, बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स के उच्चारणों में बहुधा अशुद्धि पाई जाती है। इनके उच्चारण स्थान अगर ध्यान में रहे तो उनका उच्चारण काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, ठीक है। जैसे आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़ा वाला स किसके अंतर्गत आता है? तो तालव्य व्यंजन में आता है बड़ा सा। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है मूर्धन्य सा। दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है छोटा सा। और ह आता है कंठ के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी चारों वर्ड हैं ये दोस्तों स जो हैं जी आते हैं, स ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं संयुक्त व्यंजन को।
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह, ये चारों उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये चारों उस व्यंजन होने से विशिष्ट माने जाते हैं। आगे बढ़िए। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग संयुक्त व्यंजन को भी देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोग विस्तार से इसको देखिए। तो दोस्तों छ, त्र, अज्ञ और श्री वाला स्र जो होता है, ये दोस्तों चारों वर्ण जो हैं ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इसी तरह का क्लास आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों टॉपिक होगा संस्कृत में, चाहे यूपी टेट का जो भी सिलेबस है दोस्तों, वो पूरा टॉपिक आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट कराया जाएगा। आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।